आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो थर्ड चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ध्यान देना, इधर बड़ा मजेदार है ये। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक। मैं इसलिए हेडिंग लिख रहा हूं क्योंकि आधी तो चीजें इसी में छुपी हुई है। रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान देना इधर। यदि किसी की पहली क्लास भी होगी ना और चैप्टर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी सारी बातें समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। और पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आप क्वेश्चन भी बनाने लगेंगे। इस लेवल पर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बिल्कुल 60 में, और 1 घंटे में काफ़ी कुछ अपना यहाँ पर प्लान हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, समीकरण की बात की है ना। समीकरण का मतलब होता है समान यानी कि बराबर। आप चाहे इसका कोई भी क्वेश्चन मिले आपको इक्वल लगा रहेगा इसमें। साथ में दो चरों की बात की जा रही है, दो चरों वाले। तो दो चर रहेंगे, एक तो एक्स रहेगा या वाई रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, या एक्स और वाई की जगह ये भी यू वी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ऐसा कोई भी चर हो सकते हैं, ठीक है ना। यू वी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स हो सकता है, ऐसे कोई दो चर हो सकते हैं। इसके साथ में कोई अचर भी रहेगा। मान लिया जाए कि a1 और b1। अचर का मतलब यह है कि कोई भी एक वास्तविक संख्या यहां पर हो सकती है, ठीक है। एक्स और वाई के गुणांक में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा, और इधर भी कोई एक वास्तविक संख्या रहेगी। ये बात समझ में आई क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आगे बात समझेंगे हम। दो चर रहेंगे, दोनों चरों के साथ में कोई एक वास्तविक संख्या रहेगी, दोनों को प्लस या माइनस से अटैच रहेगा, और राइट हैंड साइड में C1 या कोई भी एक वास्तविक संख्या ऐसी रहेगी। अब यहां पर क्या बोला है? युग्म की बात की है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ी, ठीक है। क्या होता है? जोड़ी। इसका मतलब दो रहेंगे यानी कि ऐसा और एक आपके पास में समीकरण रहेगा B2y और = C2। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि क्या हो सकता है कि ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। जो वास्तविक संख्या राइट हैंड साइड में फिर 0 हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। दो चर रहेंगे, समीकरण रहेंगे यानी कि दोनों में इक्वल लगा रहेगा, और युग्म का मतलब यह है कि दो समीकरण रहेंगे ऐसे। अब देखिए क्या है, रैखिक बात की है यहां पर। रैखिक क्या है? बस यही पर मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। रैखिक का मतलब होता है रेखा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। और रेखा कैसी होती है? सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, जो अनंत की ओर इधर भी जाती है और अनंत की ओर इधर भी जाती है। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं दोनों, इसको अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो आपको हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ स्थितियां बनती है। स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, उसमें दो समीकरण तो रहेंगे ही रहेंगे। इसको अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होती है, ये 9th क्लास में हम पढ़े ही है। ये एक्स अक्ष हो गई धनात्मक, और ये एक्स डैश यानी कि ऋणात्मक, ये वाई यानी कि धनात्मक, और वाई डैश यानी कि ऋणात्मक, और ये क्या हो गया? इसका मूल बिंदु हो गया। एक रेखा का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मान लिया जाए कि एक रेखा क्या है, इस प्रकार से गुजर रही है, और दूसरी रेखा का भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो मान लिया जाए कि दूसरी रेखा इस प्रकार से यहां से गुजर रही है। दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो इसका क्या होगा? हल होगा। पहली स्थिति क्या बन रही है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये क्या होगा? इसका एक हल होगा, या जिसको बोला जाता है अद्वितीय हल, या इसको बोल सकते हैं एक हल। एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है दोनों तो क्या होगा? एक हल होगा। चलिए अब ये कब होगा? यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में a1x + b1y और = c1 और a2x + b2y = c2 है। ऐसे दो समीकरण दिए।
यदि मान लिया जाए कि एक से x के गुणांक कौन है, a1 और a2 है, y के गुणांक कौन है, b1 और b2 है ना। इसको इससे भाग दे दो, इसको इससे भाग दे दो, और यदि दोनों बराबर नहीं होते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब कहने का मतलब ऐसे समीकरण दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इसके अद्वितीय हल है या नहीं है, तो आपको ऐसा चेक करना रहेगा कि x से x के गुणांक, y के गुणांक, और इस प्रकार से भाग दे दो, x के गुणांकों को x के गुणांक से, y के गुणांकों को y के गुणांक से, और दोनों का मान अगर बराबर नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रतिच्छेद रेखा है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही क्या हो जाएगी, इसके हल हो गए। क्लियर। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, आप सोचिए जरा दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये x अक्ष है और ये x डेश है, ये y अक्ष है और ये y डेश है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा को मैंने ड्रा किया और दूसरी रेखा को ड्रा किया और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही न करें, हो सकता है ना, ऐसी भी तो स्थिति बन सकती है। तो फिर हल कितने होंगे, हल कितने होंगे भाई, जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो एक हल हुआ था इसका। अब ये कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये कब होता है, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं होता, उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरी स्थिति देखना, तीसरी स्थिति, क्यों ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने मान लिया जाए कि ये x अक्ष है और ये क्या है, x डेश है, और ये क्या है, y अक्ष है और ये क्या है, y डेश। जहां पर डेश लगा है उसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक, और जहां पर जहां डेश नहीं लगा है वो क्या है, धनात्मक। ये है इसका मूल बिंदु। हमने एक रेखा का ग्राफ बनाया और फिर दूसरी रेखा का ग्राफ बनाया, और दोनों के दोनों रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, जैसे जहां से पहली रेखा गई वहीं से दूसरी भी रेखा जा रही है। तो ऐसे स्थिति में दोनों रेखाएं ने कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो हर जगह प्रतिच्छेद किया, क्योंकि दोनों रेखाएं तो एक ही है, तो हर बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। और जब हर बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो कितने बिंदु पर किया, तो आपको ये भी मालूम है कि कोई भी रेखा अनंत, अगर मान लिया जाए कि एक रेखा दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक के ऊपर एक से जाती है, तो इसके बीच में अनंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और दो बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल होंगे। बस ये तीन स्थिति अगर मालूम है तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर के आधे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर, अगर तीन स्थितियां मालूम है तो। ये स्थिति कब आती है, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तीनों जब बराबर रहेंगे, इसका मान और इसका मान, तब अनंत हल हो गए। जब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा इस केस में। और जब ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे तो केवल एक हल होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो C1 C2 दोनों जगह है, इसमें तो लिखा ही नहीं आपने C1 C2। यदि मान लिया जाए C1 C2 मैंने लिख भी दिया और ये दोनों बराबर हो गए, तब भी यही स्थिति आएगी, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो भी यही स्थिति आएगी। तो कहने का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बराबर हो चाहे न हो, केवल ये दोनों बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा इसका, बस इस बात का याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इस प्रकार से बात क्लियर हो गई। मतलब तीन स्थिति आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। भाई ये मेरे पास में y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, फिर से
दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र अगर समांतर हो, एक रेखा मैंने खींची और दूसरी रेखा खींची और दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो टच ही नहीं कर रही है, रेल की पटरी के जैसा है, तो कहीं पर टच नहीं कर रही है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं मतलब जीरो हल है। ठीक है, क्या है? जीरो हल होगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या बोला है। एक तो समीकरण ए दिया और एक समीकरण एक दिया कि हल है। कौन हल है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 है और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 है। कौन हल है भाई? तो इसको हल करिए आप, और अपने पास में बहुत सारी मेथड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है ना, तो x का मान 2 और y का मान 1 रख के देखिए जरा। x का मान 2 तो 2 दूनी 4 माइनस 3 गुणित 1 बराबर से -1 आ रहा। क्या? 2 दूनी 4 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? +1 इज इक्वल टू -1। संतुष्ट नहीं हो रहा नहीं, इसका मतलब ये तो हल है ही नहीं। x का मान 1 और y का भी मान 1 रख के देखता हूं मैं, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। बहुत बढ़िया, ये इक्वल हो गया, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये। यहां पर रख के देखते हैं, x का मान 2 1 और y का मान 1, तो 5 और 2 7। बहुत बढ़िया काम हो गया, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा? इसका हल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। आपको ये बोला है कि x का मान और y का मान यहां पर रख के देख लो ना, इसमें भी रख के देख लो, इसमें भी रख के देख लो। संतुष्ट हो रहा तो हल है, संतुष्ट नहीं हो रहा तो हल नहीं है। आप बाकी के भी रख के देखेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक, अभी यहां पर देखना, y - 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, इतना दिया है। और साथ में बोला है कि y बराबर से 10 है। y का मान कितना है? 10। तो x का मान कितना होगा? कितना आसान काम है भाई। y का मान 10, तो 10 रख दो ना यहाँ पर, y की जगह 10 रख दो, रख दिया मैंने 10, और माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। देखिए 10 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा? 7 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। और 7 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 1, तो x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये 1 इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, और 2 का तिर्यक गुना करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया आंसर? d इज इक्वल टू मतलब x का मान कितना होगा? 0 होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन। यदि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। कौन सा युग्म इसको संतुष्ट करता है? ध्यान देना इधर, बिल्कुल सिंपल काम। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। याद रखना 1, 2 लिखा है ना, जो पहले लिखा होता है वो x का मान, जो बाद में लिखा होता है वो y का मान लिखा होता है। ठीक है, x का मान रखिए जरा यहां पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस y का मान 2 रख के देखिए कितना हो रहा? 4। 4 बराबर से 6 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया ये। ठीक है, चलिए ये गलत हो गया, संतुष्ट नहीं कर रहा। दूसरा रख के देखता हूं मैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, x का मान ये है और y का मान ये है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो रहा क्या? 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बराबर से नहीं है 6, इसका मतलब ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा। चलिए कैंसिल हो गया। 2 का मान, x का मान 2 और y का मान 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2 दूनी 4 और प्लस 2 6, 6 बराबर से 6, यानी कि ये संतुष्ट हो रहा। ठीक है, ये क्या हो रहा? संतुष्ट हो रहा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आप डी को भी रख के देखिए, संतुष्ट नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। आपके पास में ये दो समीकरण तो दिए, रेखिक समीकरण के जो व्यापक रूप है वो दिए हुए। आपसे बोला गया है कि a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, इतना दिया है। a1 इसका तिर्यक गुना अगर इधर किया जाए तो क्या हो जाएगा, a2 नॉट इक्वल टू b2 का इधर तिर्यक गुना किया जाए तो b1 डिवाइडेड बाय b2। कुछ याद आ रहा? a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब अद्वितीय हल लिखा होगा कहीं ना कहीं, अद्वितीय हल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ गया ना जो आपने अभी बेसिक पर डिस्कशन किया, अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट